बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम इस लेक्चर में कर्वेचर जो लास्ट टाइम हमने कंप्यूट की थी किसी प्लेन कर्व या किसी जनरल कर्व की, हम उसको यूज़ करेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे और उसके बाद हम कुछ रिजल्ट ड्राइव करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यानी बेसिकली यहाँ हमारा मकसद ये है कि हम अपने पीछे वाले जो कोर्सेज हैं, यानी फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसमें बड़ा काम है कि हमें कर्वेचर कंप्यूट करनी आनी चाहिए किसी भी कर्व की। तो हम ये कंटिन्यूएशन है लास्ट लेक्चर के साथ और हम कंप्यूट करना चाहते हैं किसी भी कर्व की कर्वेचर के बारे में। लास्ट टाइम हमने कर्वेचर को स्टडी किया तो हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था कर्वेचर के लिए, ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के अंदर अगर गैमा हमारे पास कोई किसी कर्व की पैरामीटराइजेशन गैमा है, रिगार्डलेस के वो यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बना था गैमा प्राइम क्रॉस गैमा डबल प्राइम मैग्नीट्यूड ओवर गैमा प्राइम मैग्नीट्यूड क्यूब, अगर गैमा कोई रेगुलर कर्व है तो। कर्वेचर का ये फॉर्मूला बना था हमारे पास। हम इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर गैमा जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को डिनोट करे, तो गैमा प्राइम जो है वो डिनोट करेगा वेलोसिटी वेक्टर को, और गैमा डबल प्राइम जो हमारे पास होगा वो डिनोट करेगा एक्सेलरेशन वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम डिनोट करें v से और एक्सेलरेशन वेक्टर को अगर हम डिनोट करें a से, तो ये फॉर्मूला कैप ऑफ t जो है वो शेप अडॉप्ट कर जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर की जगह, गैमा डॉट की जगह हमने पुट किया वेलोसिटी वेक्टर और गैमा डबल प्राइम की जगह हमने पुट किया एक्सेलरेशन वेक्टर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना कर्वेचर। सो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम कर्वेचर कंप्यूट कर सकते हैं अगर हमें पैरामीटराइजेशन गिवन है, रिगार्डलेस कि वो किसी पैरामीटराइजेशन किसी यूनिट स्पीड पैरामीटराइजेशन है या नहीं है। तो पहली जो एग्जांपल है वो हम देखेंगे। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन हमने कंसिडर कर लिया है और उसका रेडियस हमने r ले लिया है। ये कोई सर्कल है, इसका रेडियस हमने r लिया है, ठीक है। हम अब इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे, बहुत इजी है, और कर्वेचर इसकी हम कंप्यूटर करना चाहते हैं। तो कर्वेचर कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा और फिर इनके क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी पड़ेगी। वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव है, सिंपल डेरिवेटिव अगर आप ले लें तो इट विल बिकम माइनस r sin t कोमा r cos t। और अगर हम इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लें तो ये आएगा माइनस r cos t कोमा माइनस r sin t। अगर हम इसको कंप्यूट करें, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, मैट्रिक्स फॉर्मूले से यूज करें और कर्वेचर कंप्यूट करें, तो कर्वेचर हम ड्राइव करेंगे तो वो कर्वेचर आएगी 1/r। कंप्यूटेशन इजी है, आप कंप्यूट करके देख लें। यहाँ से पता चलेगा कि ये जो कर्वेचर है सर्कल के केस में ये पैरामीटर t पर डिपेंड नहीं करती और ये इस सर्कल के रेडियस पर डिपेंड कर रही है r। लेकिन जब आपने एक दफा एक सर्कल फिक्स कर लिया तो उसका रेडियस फिक्स हो जाएगा,
तो उसके ऊपर जब आप मूव करेंगे तो हर पॉइंट पर, तमाम पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तमाम पॉइंट पर कर्वेचर सेम होंगी। और नजर भी आ रहा है कि बेंडिंग के लिहाज से जो सर्कल होता है वो एक ही तरह की बेंडिंग शो करता है, यानी सर्कल के हर पॉइंट पर कर्वेचर सेम होती है। तो सर्कल एक ऐसा प्लेन कर्व है, रिमेंबर सर्कल एक ऐसा प्लेन कर्व है जिसकी कर्वेचर नॉन जीरो कांस्टेंट है और ये रेडियस के रेसिप्रोकल है, यानी स्मॉल सर्कल जो होंगे उनकी कर्वेचर ज्यादा होगी और लार्ज सर्कल की कर्वेचर कम होगी। और एक और बात जो काबिल जिक्र है कि सर्कल के केस में अहम बात यह है कि तमाम पॉइंट्स टी, जब ये टी जो है टी पैरामीटर जो आप वेरी करेंगे तो फिर आप इस सर्कल के ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पैरामीटराइजेशन के अंदर इसमें अगर आप टी को 0 पुट करें तो आपके पास आएगा cos 01 r0 ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इस तरह फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, इस तरह फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा। यानी टी जब आगे बढ़ेगा तो आप अपनी पोजीशन चेंज करते जाएंगे। पहले ये पोजीशन वेक्टर आएगा, फिर ये पोजीशन वेक्टर आएगा, फिर ये पोजीशन वेक्टर आएगा एंड सिमिलरली ये आपका वेरी करता जाएगा। लेकिन हर पॉइंट पर आपकी कर्वेचर 1/r ही होगी, सेम होगी, ये चेंज नहीं होगी। एक और बात यहाँ पे मेंशन कर दी जाए कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की पैरामीटराइजेशन गैमा ऑफ टी जो है वो होती है ए कांस्टेंट वेक्टर टी प्लस सम कांस्टेंट वेक्टर बी। सो यहां जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है ए। और चूंकि आप रेगुलर कर्व कंसीडर कर रहे हैं तो ये ए नॉन जीरो होगा, लेट्स से इट्स नॉन जीरो। और जब आप इसका डबल डेरिवेटिव एक्सेलरेशन वेक्टर निकालते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर एट एनी टाइम टी, तो आपको हासिल होता है 0। सो कर्वेचर इस स्ट्रेट लाइन की क्या आ गई है, वो स्ट्रेट लाइन की कर्वेचर है 0। स्ट्रेट लाइन एक ऐसा प्लेन कर्व है, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा प्लेन कर्व है जिसकी कर्वेचर आइडेंटिकली 0 है। आइडेंटिकली 0 का मतलब है हर टी के ऊपर जो मर्जी टी रख लें, आप इस पर मूव करें तो कर्वेचर 0 है। और इसकी आप देख भी सकते हैं कि अगर आप ये पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट वेक्टर ये है, ये पॉइंट ले लें तो टेंजेंट वेक्टर ये है। और कर्वेचर जो है वो है कि आपका कर्व टेंजेंट से कितनी तेजी से डेविएट कर रहा है, वो डेविएशन बिल्कुल नहीं हो रही, वो 0 है। तो ये शो भी हो रहा है कि कर्वेचर 0 ही होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट हम सर्कुलर हीलिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सर्कुलर हीलिक्स एक स्पेस कर्व है। ये पहले जो हमने स्टडी किए थे सर्कल, लाइन, इलिप्स, ये प्लेन कर्व्स थे। तो सर्कुलर हीलिक्स क्या है, ये एक स्पेस कर्व होता है। हीलिक्स, हीलिक्स स्प्रिंग को कहते हैं, कॉइल को कह सकते हैं, which lies on the surface of the circular cylinder। ये सरफेस ऑफ ये सर्कुलर सिलेंडर आपको नजर आ रहा है और इसकी सरफेस के ऊपर ये जो हीलिक्स बन रहा है, ये वाला हीलिक्स, ये कर्व, ये सर्कुलर हीलिक्स कहलाएगा। ये वाला is called circular helix or right circular helix। सो ये एक स्पेस कर्व है और हम अभी स्टडी करेंगे कि इसकी कर्वेचर और टोर्शन भी कांस्टेंट। यहां हम ये स्टडी करना चाहते हैं क्वेश्चन के एक कर्व है प्लेन कर्व इलिप्स, कंप्यूट करें उसकी मैक्सिमम और मिनिमम कर्वेचर क्या है। पहले हमने देखा कि सर्कल जो है वो एक ऐसा कर्व है जिसकी कर्वेचर कांस्टेंट है, तमाम पॉइंट्स के ऊपर उसकी कर्वेचर सेम थी।
लेकिन एलिप्स आपको नजर भी आ रहा होता है कि एलिप्स के कॉर्नर जो होते हैं, मतलब अगर ये एलिप्स ले लें, लेट्स से ये एलिप्स है, तो यहां पर इसमें बेंडिंग ज्यादा होती है रिलेटिवली, और यहां बेंडिंग कम होती है इन जगहों पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ कर्वेचर रिलेटिवली ज्यादा है और ऊपर और नीचे पॉइंट्स पे कर्वेचर रिलेटिवली कम है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द कर्वेचर फॉर द एलिप्स, और एलिप्स की पैरामीटराइजेशन है a cos t y इक्वल्स टू b sin t। लेट्स सपोज कर लेते हैं a इज ग्रेटर देन b इज बोथ ऑफ देम 0 एंड a इज ग्रेटर देन b। तो पैरामीटराइजेशन के मुताबिक हमारी पोजीशन वेक्टर r क्या आएगा, a cos t b sin t। वेलोसिटी वेक्टर जो इसका डेरिवेटिव होगा वो कैसे आएगा, a वैसे ही आ गया, cos का माइनस sin t आ गया, b एज इट इज आ गया, और sin t का cos t आ गया। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। और फर्दर इसका हमने डेरिवेट किया, डिफरेंशिएट किया, तो एक्सेलरेशन वेक्टर हमारे पास कैसे आया, फिर डेरिवेटिव ले लें, माइनस a एज इट इज आ गया, cos का साइन का cos डेरिवेटिव आ गया, b एज इट इज आ गया, cos का माइनस sin t आ गया। हमने जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट की और क्रॉस प्रोडक्ट की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ली, तो वो ये आ गई, a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर t। एंड देन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आया हमारे पास ए बी के। ये क्रॉस प्रोडक्ट हम, आपको पता होगा कि कैसे निकालते हैं। इसमें ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। यहाँ आई आएगा, यहाँ जे आएगा, और यहाँ के आएगा, और यहाँ फर्स्ट रो में पहले पोजीशन वेक्टर सॉरी वी के पोजीशन वेक्टर्स आ जाएंगे, माइनस ए साइन टी और बी कॉस टी, और जो सेकंड रो होगा उसमें आ जाएगा एक्सेलरेशन के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। सो इस तरह से जब हम इसको कंप्यूट करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को कंप्यूट करेंगे, तो हमारे पास आएगा ए बी के, मैग्नीट्यूड क्या आएगी उसकी, ए बी, और कर्वेचर कैपा जो आएगी हमारे पास वो एलिप्स के केस में ये रिजल्ट बनेगा हमारा, एलिप्स के केस में। Hence, maximum and minimum curvature is achieved when the denominator is minimum, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज a b तो कांस्टेंट है, तो हम कर्वेचर को हासिल कर सकते हैं मैक्सिमम जब नीचे क्या होगा, मिनिमम, और कर्वेचर मिनिमम होगी जब नीचे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, विच इज द केस व्हेन साइन t जब हम 0 लेंगे तो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू हम मैक्सिमम ऑब्टेन हासिल कर पाएंगे। इस नीचे वाली वैल्यू मिनिमम होगी और वो आएगा b स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल कर दिया, सो वी ऑब्टेन के मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, नीचे b बचेगा और ए बी ओवर बी क्यूब नीचे बचेगा, और ए बी और बी क्यूब कट जाएगा तो ए बी स्क्वायर आ गया मैक्सिमम कर्वेचर, क्योंकि a जो है वो हमने ग्रेटर लिया हुआ है b से इन केस में, और मिनिमम कर्वेचर सिमिलरली हमारे पास ये आएगी b ओवर a स्क्वायर, ये मिनिमम कर्वेचर आ जाएगी। और ये देख भी सकते हैं कि ये कहाँ पे आएगी, t की वो वैल्यू हम अपनी इस पोजीशन वेक्टर में पुट कर देंगे कि ये मतलब साइन t इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, जब t 0 होगा, t 0 को हम यहाँ पुट करेंगे इसमें, यहाँ पे, तो cos 0 1 आ जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा a0 अगर हमारा एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो a0 दरअसल हम इस पॉइंट को कह रहे हैं, यहाँ कर्वेचर मैक्सिमम। सिमिलरली अगर हम मिनिमम की बात करें तो cos t 0 का होता है जब t π/2 होता है, π/2 यानी 90 पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास आएगा 0b sin 0, यानी यहाँ पे हम हमारी कर्वेचर मिनिमम होगी इस पॉइंट पे, और 3 π/2 यानी इस पॉइंट पे। सो इलिप्स के ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे कर्वेचर इलिप्स की मिनिमम होगी, और इन दो पॉइंट्स पे मैक्सिमम होगी कर्वेचर। हेलिक्स को लास्ट टाइम हमने देखा था, अब हम इस हेलिक्स की कर्वेचर कंप्यूट करना चाहेंगे। हेलिक्स जो कर्व है वो आपके सामने एक स्पेस कर्व दिखाया गया हेलिक्स R3 के अंदर,
उसकी पैरामीटराइजेशन है ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, बी थीटा। ये हेलिक्स जो सर्कुलर हेलिक्स होता है उसकी बेसिकली प्रॉपर्टी क्या होती है, ये उसके जनरेटर्स हैं हेलिक्स के, ये जनरेटर हैं हेलिक्स के, ये मैं जनरेटर ले रहा हूँ हेलिक्स के, इस तरह पीछे भी हैं। ओके, ये सर्कुलर सिलेंडर मैंने लिया एक, और इस सर्कुलर सिलेंडर पर अगर मैं ये कर्व एक बनाऊं जो कि हेलिक्स का काम करेगा, ये तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट्स, ये टेंजेंट है इस पे, सॉरी ये टेंजेंट है इस पे, ये इसी तरह ये टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट जो होते हैं वो इन जनरेटर के साथ कांस्टेंट एंगल फॉर्म करते हैं। ये अल्फा कांस्टेंट होता है, ये अल्फा तमाम पॉइंट्स पर, हर जनरेटर के साथ जब ये टेंजेंट बनेगा इस हर पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर भी आप ले लें ये टेंजेंट होगा, तो ये एंगल कांस्टेंट होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है सर्कुलर हेलिक्स की। तो यहां से अगर हम इसकी पैरामीटराइजेशन हासिल करना चाहें तो ये पैरामीटराइजेशन है कि ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, बी थीटा। इस थीटा का ताल्लुक, ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है इसका ताल्लुक है हाइट से कि ये कितना ऊपर उठ रहा है, ठीक है। और ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा दरअसल ये प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां के एक सर्कुलर पाथ बन रहा है। सो हमारे पास जो हेलिक्स है उसकी पैरामीटराइजेशन क्या है, x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, y इक्वल्स टू ए साइन थीटा और z इक्वल्स टू बी थीटा। अगर हम अपना b0 ले लें तो ये a कॉस थीटा, a साइन थीटा यानी एक सर्कल की शक्ल इख्तियार कर जाएगा जब हाइट 0। हम अब for some value of theta x k plus y squared equal to s k, show that helix lies on a circle with axis z axis and radius a. The positive number a is called the radius of the helix. As theta increases by 2 pi, the point a cos theta, a sin theta, b theta rotate one round around the z axis and moves up z axis by 2 pi b. यानी इसका मतलब ये है कि जब आपका सर्कुलर हेलिक्स जो है कर्व आपका बी हाइट के बाद जो होता है वो ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट मैं डिनोट कर रहा हूं, एक पॉइंट ये वाला है और ये एक पॉइंट ये वाला है। ये पूरे एक चक्कर के बाद यानी 2 पाई बी हाइट के बाद ये यहां पर, ये यहां पे दोबारा आएगा, और ये हाइट जो है 2 पाई बी जो है इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिक्स। ओके, अब हम इसकी कर्वेचर फाइंड करना चाहते हैं, तो कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसका वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। सो वेलोसिटी वेक्टर क्या है, इसकी पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव हमने कंप्यूट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आया माइनस ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, और बी थीटा मौजूद था तो उसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव क्या आ गया, सिंपल बी। अब इसके मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं और वो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। दिस शोज दैट गामा डॉट इज नेवर जीरो, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज असल में जीरो नहीं हो सकती। अगर b जीरो होगा तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पहला स्लाइड में कि b जीरो होने पर हमारा ये हेलिक्स नहीं सर्कल बनेगा, और अगर a और b दोनों ही जीरो हो जाएंगे तो ना ये सर्कल होगा और ना इसमें कोई हाइट होगी। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों ही वैल्यू जीरो हो जाए। दैट मीन्स सर्कुलर हेलिक्स इज अ रेगुलर कर्व, और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहां उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाए। हैंस हम रेगुलर कर्व है तो अपना कर्वेचर का फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हमने वेलोसिटी वेक्टर कंप्यूट कर लिया, अब हम एक्सेलरेशन वेक्टर कंप्यूट करते हैं, वो फर्दर उसका डेरिवेटिव होगा। एक्सेलरेशन वेक्टर हमारे पास क्या आया, एक्सेलरेशन वेक्टर हमारे पास आ गया जी माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा 0। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं, अगेन वही मेथड, डिटर्मिनेंट लेंगे आई जे और के पुट करेंगे, ठीक है। हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है तो डजेंट मैटर कि आप
आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट ले रहे हैं या आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट ले रहे हैं। हमें पता है कि ये कम्यूट नहीं करता, यानी नेगेटिव साइन का फर्क आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में वो साइन खत्म हो जाएगा। सो हमारे पास ये आया माइनस ए बी। सो क्रॉस प्रोडक्ट जो कंप्यूट किया, अब वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। यहाँ पहले आप पुट कर सकते हैं आर डॉट के कंपोनेंट्स, और यहाँ दोबारा पुट कर सकते हैं आर डबल डॉट के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट पुट करके कंप्यूट करें, मैग्नीट्यूड निकालें, तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट जो आएगा दैट इज दिस। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ गया? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी जो कर्वेचर है वो थीटा पर डिपेंड नहीं कर रही। थीटा इसमें पैरामीटर था। एक थीटा बढ़ने से आप आगे भी मूव कर रहे हैं सर्कल पे, एक सर्कल के ऊपर बढ़ रहे हैं, और थीटा मूव करने पर आप ऊपर भी जा रहे हैं। लेकिन कर्वेचर के अंदर थीटा एक्सप्रेस नहीं हो रहा, जो कि ये शो कर रहा है कि कर्वेचर कांस्टेंट है। तो रुककर यहाँ एक बात हम देख लें कि हमने अभी तक जो पहला एक लाइन कर्व देखी थी, उसकी कर्वेचर, वो एक प्लेन कर्व थी जिसकी कर्वेचर आइडेंटिकली एक जीरो कांस्टेंट था। हम ना एक क्वेश्चन आ गया, अभी रेस करेंगे क्या कि अगर हमारे पास गिवन कर्वेचर है तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं कि वो तमाम पॉसिबल कर्व्स कौन से हैं जिनकी जिनकी कर्वेचर वो फंक्शन है। ये रिवर्स क्वेश्चन हमने पूछना है अभी आगे जाकर। अभी हमारे पास कर्वेचर ये आ गई है, ठीक है। अगर हम लिमिटिंग केस देखें, अगर हम फर्ज कर लें कि b 0 है और a 0 नहीं है, b 0 अगर लेंगे तो हमारे पास ये सर्कल बनता था, तो यहाँ b 0 पुट करें। जब आप b 0 पुट करेंगे तो फिर आपके पास कर्वेचर ये आ जाएगी 1/a मैग्नीट्यूड, और a आपको कहा था कि सर्कुलर हीलिक्स का रेडियस है। लेकिन b 0 करने पर हमारे पास जो पैरामीटराइजेशन रह जाती है हेलिक्स की, वो ये होती है a cos थीटा कोमा a sin थीटा कोमा 0। यानी ये एक सर्कल ही बन जाता है जो स्पेस में R3 में पड़ा हुआ है, लेकिन है ये एक सर्कल। लेट्स से R3 में पड़ा हुआ आप एक सर्कल कंसीडर कर लीजिए, ये वाला, ये एक सर्कल R3 में पड़ा हुआ, सॉरी ये एक सर्कल है। अगर आप इसे एक्स वाई प्लेन में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो वो सर्कल ये होगा। सो यहां से केस सर्कल का केस जो डिजेनरेट केस है हमारे हेलिक्स का, कि अगर हम बी को 0 रखें तो पिक्टोरियली हमारे पास हेलिक्स कन्वर्ट हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है एक सर्कल में, और सर्कल की कर्वेचर रेडियस का रेसिप्रोकल होता है, और ये यहां से भी रिजल्ट में वाजे हो रहा है। अब फर्ज कर लें कि ए हमने 0 ले लिया और b 0 नहीं है। अगर हम a 0 लें यहां पर इसमें, तो कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर के जो बनेंगे, अब जो हमारा हेलिक्स था वो बन जाएगा 0, 0, b थीटा, और ये दरअसल एक स्पेस के अंदर मौजूद एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने फाइंड किया था, ये फॉर्मूला कर्वेचर का, अगर हम अपने इस फॉर्मूले में p a को 0 रख दें तो वी विल गेट कर्वेचर इक्वल्स टू 0।
तो ये डिजेनरेट केस बताता है कि इस केस में आपके पास वो जो गिवन कर्व हेलिक्स था वो डिजेनरेट होके एक लाइन बनेगी और इस फॉर्मूले के मुताबिक उसकी कर्वेचर 0 आएगी। तो हमने 3 केसेस देखे। लाइन आइडेंटिकली उसकी कर्वेचर कांस्टेंट 0 है, सर्कल उसकी कर्वेचर भी कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, और हेलिक्स एक स्पेस कर्व आ गया। पहले दोनों कर्व प्लेन कर्व थे, अब ये स्पेस कर्व है और इस स्पेस कर्व की कर्वेचर नॉन जीरो कांस्टेंट है। हम जेनेरिक केस देख रहे हैं। जेनेरिक केस वो होगा जिसमें हमारे पास ना तो लाइन बनेगी और ना ही सर्कल बनेगा। तो उस केस में हमारे पास कर्वेचर जो है वो कांस्टेंट आएगी, a/a² प्लस b² आएगी। सो कर्वेचर को कंप्यूट करने के लिए ये कुछ असाइनमेंट है हमारे पास, ठीक है, ये आपने करनी है और इसे सबमिट भी करवाना होगा। पैरामीटराइजेशन दी गई है, सिंपल आपने फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूला यूज करके आपने इन चारों के केसेस की कर्वेचर कंप्यूट करनी है। मेथड क्या होगा कि पहले आप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप इसका वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप कर्वेचर का फॉर्मूला यूज करेंगे और कर्वेचर फाइंड कर लेंगे सिंपल फॉर्मूले से। कंप्यूटेशंस होंगी ज्यादा, बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट।